नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आज की वीडियो में हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे। हम समझेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, किस तरह की सूचना प्राप्त की जा सकती है, किस तरह की सूचना देने से यह आयोग मना कर सकता है। मतलब इस आयोग से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों को हम समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह आयोग दरअसल किस तरह से काम करता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। हमने यह तय किया है कि प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड 100 टॉपिक्स को हम डिटेल से देखेंगे। ये वो 100 टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं और इनकी वेटेज काफी ज्यादा है, तो इनको हम डिटेल से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका मानवाधिकार आयोग है वह किस प्रकार से काम करता है और कैसे उसकी पूरी संरचना है। हमने यह भी देखा था कि किस तरह से उसमें परिवर्तन हुए थे और उन परिवर्तनों के बाद जो स्ट्रक्चर है उसका वह किस प्रकार से बदला था। तो वह वीडियो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, उससे संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं और खास करके जब किसी स्ट्रक्चर को बदला जाता है, जैसे इसमें पुनर्नियुक्ति की जो व्यवस्था है जब उसको बदला गया, इसके साथ साथ जो आयु वाला या एज वाला जो फैक्टर है वह बदला गया, तो जो यह टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे सूचना आयोग की। अब इसमें हम केंद्रीय सूचना आयोग प्लस आपका जो राज्य सूचना आयोग है, इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, मतलब सरकार जो भी काम करती है वह सब कुछ कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा है। या फिर हम यह कहें कि अगर फंड से रिलेटेड कोई भी काम है तो वह कहां से जुड़ा है? जनता से, मतलब जनता के टैक्स से। पहला। दूसरा, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह यह कहती है कि जो अंतिम शक्ति है या जो अल्टीमेट पावर है वह किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जो आपका शासन है उस शासन व्यवस्था में पारदर्शिता हो और लोगों को यह पता हो कि वास्तव में कोई चीज क्यों हो रही है। एक कारण यह। फिर आपका कारण हो गया मौलिक अधिकार, और उस मौलिक अधिकार में भी जो आपका आर्टिकल 19 है जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की तो इसका मतलब यह हो गया कि जो बोलने का अधिकार है प्लस आपका जो पूछने का अधिकार है, यह दोनों इसमें शामिल हो गए। कुल मिलाकर यह कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उससे जुड़े जितने भी मामले हैं वह कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टेड है और जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रशासन से प्रश्न पूछ सके। तो जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार के तहत यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता प्रश्न पूछ सके और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। अब यह इनका अधिकार हो गया किसका? जनता का। और यह जिम्मेदारी हो गई किसकी? प्रशासन की। इस पूरी व्यवस्था को किसी नियम कानून से बांधना होगा, तभी जाकर यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। नियम कानून दोनों पक्षों पर होंगे। ऐसे जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उस पर भी नियम कानून लागू होंगे, मतलब कोई ऐसा प्रश्न वह ना पूछे जिससे कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। जैसे कोई यह नहीं पूछ सकता है कि यह बताइए कि S400 कैसे काम करता है, इसका पूरा हमको टेक्निकल पार्ट समझाइए, तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि बजट में इतना पैसा इस योजना के लिए या फिर हम कहें सड़क के लिए घोषित किया गया था, तो यह बताया जाए कि कितनी सड़कें बनी है। अब यह आपका अधिकार हो गया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए? स्पष्ट कारण। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है या फिर किसी की निजी जानकारी है, जैसे आप यह कहें कि किसी का जो DNA रिपोर्ट है वह आपको चाहिए, तो शायद यह जानकारी भी आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यह किसी व्यक्ति की निजी जानकारी है। लेकिन ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक की जानी चाहिए और अगर सार्वजनिक नहीं हुई है तो उसके बारे में प्रश्न पूछना यह आपका अधिकार है। जैसे यह सड़क वाला मुद्दा है, इसमें जनता को सरकार बताती है इन जनरल कि हमने इतनी सड़कें बनवाई है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे और डिटेल में जानकारी चाहिए, कहाँ कहाँ सड़कें बनी है, कितनी लंबी बनी है, कितनी चौड़ी बनी है, क्या मटेरियल यूज हुआ है, तो इस तरह की जानकारी वह प्राप्त कर सकता है। अब इसको क्योंकि नियम कानून के तहत बनाया गया है तो इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सही प्रश्न पूछे जाएं और उस प्रश्न का सही तरीके से उत्तर दिया जाए। इसके साथ साथ इस जिम्मेदारी में यह तय किया गया है कि एक समय सीमा के भीतर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अगर उत्तर नहीं देगा कोई व्यक्ति का मतलब यहाँ पर अधिकारी, स्पेशली प्रशासनिक अधिकारी, अगर वह समय पर उत्तर नहीं देता है तो क्या हो? उस पर दंड भी लगे। अब दंड कैसा? एक आपका जो
आर्थिक दंड है, मतलब उस पर जुर्माना लगे। दूसरा जो आपका सिविल केस है, सिविल केस मतलब उस पर कार्यवाही हो, उस पर जांच बैठाई जाए कि उसने सूचना क्यों नहीं दी। तो यह सारा कुछ हो तभी जाकर जो सूचना है वह अच्छे से लोगों तक पहुंच सकती है। तो मैंने क्या किया, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब हम समझेंगे कि इसके जो मूल तथ्य हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वह मूल तथ्य क्या है। तथ्यों में भी आप समझ लीजिए कि क्या क्या हम देखेंगे। एक हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की जो व्यवस्था है वह कैसे है। एक हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग की जो व्यवस्था है वह कैसे है। इसका जो आयुक्त है, आयुक्त मतलब जो व्यक्ति इसको लीड कर रहा है इस विभाग को, वह कौन है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसको हटाया कैसे जा सकता है, उसका कार्यकाल कितना है, यही सब आपसे पूछता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे राज्य सूचना आयुक्त की या राज्य सूचना आयोग की। तो वहां पर जो आयुक्त हैं, कितने सदस्य हैं, कैसे नियुक्ति है, कैसे हटाया जाएगा, क्या पुनर्नियुक्ति है या फिर नहीं है, इन सारे तथ्यों को हम देखेंगे और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम समझते हैं कि जो सूचना का अधिकार है इसका दर्शन क्या है। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, जो दार्शनिक है उनका नाम पूछा जाता है। तो हम उस रेफरेंस में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से दार्शनिक किस तरह के विचार देते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि यह ज्ञान का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है। मतलब सूचना और ज्ञान आपस में कनेक्टेड है। आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी क्या होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और वह जो ज्ञान है वह आपके रेलिवेंट होना चाहिए, तभी जाकर आपका इंप्रूवमेंट होगा। जैसे हम यहाँ पर 100 टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। अब यह क्या है, सूचना है, लेकिन यह सूचना कैसी है, यह सूचना आपके टारगेट के साथ अलाइन है, और जब यह टारगेट के साथ अलाइन है तो इससे क्या होगा, आपके ज्ञान का विकास होगा। तो सूचना और ज्ञान आपस में कनेक्टेड है, यह इसका पहला दर्शन है। और इस दर्शन की बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु, मतलब यह दोनों दार्शनिक यह कहते हैं कि जो ज्ञान का अधिकार है वह सूचना से ही कनेक्टेड है। यानी सही सूचनाओं तक पहुंच का जो अधिकार है, यह अधिकार दिलाता है कि सही ज्ञान तक आपकी पहुंच हो। तो पहला दर्शन यह हो गया। दूसरा दर्शन यह कहता है कि जो पारदर्शिता है और जो उत्तरदायित्व है वह सूचना के अधिकार से तय किया जा सकता है। इसकी बात हमने पीछे भी की कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस दर्शन की बात करते हैं जॉन लॉक और इमैनुअल कांट। तो यह दार्शनिक कहते हैं, अब आपसे क्या करेगा, आपसे पूछेगा यह कि जो ज्ञान का अधिकार है इसकी बात किसने की है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का अधिकार है इसकी बात किसने की है। तो जॉन लॉक और इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि जो भी नागरिक है उनका शासन क्या काम कर रहा है उस पर नजर रखने का जो अधिकार है वह हर नागरिक को होना चाहिए। तो इससे क्या होगी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जो है वह तय किया जाएगा। इसी तरीके से जो लोकतंत्र है उसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या, सूचना का अधिकार। हर व्यक्ति को या हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसकी जो सरकार है वह सरकार किस तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से जो नागरिक सशक्तिकरण का विचार है यह भी हमको दिखता है। और इसमें बात करते हैं हम जेरेमी बेंथन की और जॉन स्टुअर्ट मिल की। यह कहते हैं जो नागरिक सशक्तिकरण है और जो उपयोगितावाद है, यानी नागरिक आपके सशक्त हो और नागरिकों के लिए जो उपयोगी हो, या फिर उपयोगिता पर केंद्रित जो व्यवस्था है। अब यहाँ आप उपयोगितावाद को बहुत शॉर्ट में समझिए, आपके जो उपयोग की चीज है जिससे आपको लाभ मिले उस पर केंद्रित जो व्यवस्था है, अगर उसे बढ़ावा देना है तो आपको क्या करना होगा, इस दर्शन को फॉलो करना होगा। यानी नागरिक सशक्तिकरण तब होगा जब उपयोगितावाद पर फोकस किया जाएगा। तो यह बात भी हो गई। इसके साथ साथ अगर आपको सत्य को और न्याय को खोजना है, यानी कि सच क्या है और न्याय की खोज, मतलब हर व्यक्ति को न्याय मिले, तो उसके लिए भी जो सूचना का अधिकार है वह काफी आवश्यक है। और इसकी बात करते हैं कौन, महात्मा गांधी। यह कहते हैं कि जब तक सूचना छिपाई जाएगी तब तक न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। सत्य की खोज में पारदर्शिता और निष्पक्षता होना अनिवार्य है। अब यह किसका दर्शन है, महात्मा गांधी का। तो आपसे क्या करेगा, इस तरह से लाइन दे देगा और पूछेगा कि यह किसका दर्शन है। तो आपको याद रखना होगा कि यह महात्मा गांधी का दर्शन है। अगली बात अगर हम करें तो मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए भी जो आपकी सूचना है यह बहुत आवश्यक है। और इसकी बात करते हैं जीन जैक्स रूसो और टॉमस पेन। इनका यह मानना है कि जो मानवाधिकार है और जो स्वतंत्रता है इसकी रक्षा के लिए सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, और मौलिक अधिकारों के तहत हर व्यक्ति को सूचना प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह का विचार सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है, यानी डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है अगर आपको उसे डेवलप करना है,
यानी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित ना हो, अलग अलग व्यक्तियों में शक्ति का केंद्रण हो या फिर विकेंद्रीकरण हो, तो इस व्यवस्था के साथ अगर आपको आना है तब भी आपको सूचना के अधिकार को लागू करना होगा। इस तरह का विचार महात्मा गांधी का भी है और जेपी नारायण का भी है। इनका मानना है कि जनता के पास सूचना होनी चाहिए और तभी जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसको रोका जा सकता है। यानी किसी एक व्यक्ति के हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति ना चली जाए। अगर इस चीज को आपको रोकना है तो सूचना के अधिकार को आपको बढ़ावा देना होगा। मैंने आपसे इस दार्शनिक विचारधारा पर इतनी बात क्यों की, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रश्न काफी टफ हो जाते हैं। आपको फिर यह लगने लगता है कि पूरा महात्मा गांधी को आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा है वह सब आपको पढ़ना है। फिर जब आपसे विदेशी दार्शनिकों के बारे में पूछा जाता है तो आपको यह लगने लगता है कि यह तो विदेशी दार्शनिक है, तो क्या हम इनकी सारी किताबों को पढ़ें, इनके दर्शन को पढ़ें, कैसे हम पढ़ें कि हम इसको परीक्षा में टारगेट कर पाए। तो आप इस तरह से रिवर्स वे में पढ़िए, जहां से प्रश्न पूछा जाता है उसके जो दार्शनिक है वह दार्शनिक किस तरह के विचार रखते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है यह आपका मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो यह सारे फैक्ट दिए गए हैं, इन सारे फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो सूचना के अधिकार का जो दर्शन है वह हमने समझ लिया। अब इसकी व्यवस्था को समझते हैं और इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और वहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, इसका बेस क्या है? तो एक सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 का। यह दरअसल बाद में परिवर्तित हुआ था। 1986 का एक अधिनियम था, वह परिवर्तित होकर बाद में यह बना था। तो 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम है। इसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की व्यवस्था है और वह सूचना प्रदान करने का काम करता है। इस आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति होगा जो इसको लीड करेगा, उसके साथ साथ उसके क्या होंगे? सहयोगी होंगे। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना होगा इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी और क्या यह पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंट होने के योग्य हैं या फिर नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त है और कुल मिलाकर जो इनकी संख्या है वह 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी एक इनको लीड करेगा, उसके साथ साथ सूचना आयुक्त होंगे, कुल मिलाकर इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह पहली चीज हो गई। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, बात किसकी की जा रही है? केंद्रीय सूचना आयोग की। तो इसमें कौन होगा जो रिकमेंड करेगा कि इस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए? तो जाहिर सी बात है कि इसमें सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति तो जरूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें विपक्ष का भी कोई व्यक्ति हो यह आवश्यक बनाया जाएगा, जिससे सही सूचना पहुंचाई जा सके। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। यह आपसे पूछा जाएगा। समिति में शामिल कौन कौन होगा? एक आपका प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जब हमने बात की थी मानवाधिकार आयोग की तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि आपके जो लोकसभा है प्लस आपका जो राज्यसभा है, दोनों के जो विपक्ष के नेता है वह शामिल होंगे। यहाँ पर जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसमें कौन शामिल हो रहा है? लोकसभा का विपक्ष का नेता। इसके साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री भी होगा और उस कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री खुद, लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, यह तीनों मिलकर एक नाम का रिकमेंडेशन देंगे। किसको? राष्ट्रपति को। और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो आपके राष्ट्रपति हैं वह मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो यह पूरा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब इनका जो कार्यकाल है और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वह हम देख लेते हैं। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या फिर 65 साल। यानी चाहे 5 वर्ष का वह कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले, दोनों में जो पहले पूरा होगा वही उनके रिटायरमेंट की एज होगी। इनकी जो पुनर्नियुक्ति है वह नहीं हो सकती है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ इनका यह कर्तव्य है कि वह जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है इसके तहत जो भी सूचना मांगी जाए उसका उत्तर दें। और इसके साथ साथ यह किसी भी व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकते हैं। यानी जो पूछने का अधिकार है किसी व्यक्ति विशेष से वह किसके पास है? सूचना आयोग के पास भी। अब देखिए, यहाँ पर जो पूछने का अधिकार है वह 2 लोगों के पास है, एक जो प्रश्न पूछ रहा है और एक जिसको उत्तर देना है उसके पास भी। यानी सूचना आयोग भी प्रश्न पूछ सकता है लोगों से, तभी तो वह उत्तर देगा। इसके साथ साथ इसके पास सुओ मोटो एक्शन यानी स्वतः संज्ञान, खुद से किसी मामले के बारे में जांच करने का जो आदेश है वह जारी करने की जो शक्ति है वह भी हमको दिखती है इस आयोग के पास। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो आपका मानवाधिकार आयोग है वह 1 वर्ष से अधिक के मामलों की जांच नहीं करेगी। यानी कोई भी घटना घटित हो तो 1 वर्ष के भीतर उसे
बताना होगा। इसी तरीके से जो आपका सूचना आयोग है यह सो मोटो एक्शन भी ले सकता है, यानी खुद से किसी मामले की जांच शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ इसके पास भी कैसी शक्तियां होंगी, सिविल कोड की। यह हमने बात की थी मानवाधिकार के भी रेफरेंस में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड वे में पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो संस्थाएं हैं इनमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ जो तथ्य है यह काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तथ्य क्या है, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी और वह सूचना किसके पास गई या फिर वह प्रश्न किसके पास गया, सूचना आयुक्त के पास, और सूचना आयुक्त ने क्या किया, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब प्रश्न रेलिवेंट होना चाहिए, तो अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उस पर क्या लगेगा, जुर्माना। जुर्माना कितना लगेगा, प्रतिदिन का 250 रुपया। यानी जिस अधिकारी से सूचना मांगी गई अगर उसने सूचना नहीं दी या फिर तय समय सीमा के अंदर सूचना नहीं दी तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपया क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। और यह अधिकतम कितना होगा, 25,000 तक। लेकिन इससे ज्यादा जो खास चीज है वह आपको यह याद रखना है कि अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही, यानी उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। अब इसमें क्या तथ्य है यह समझिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी, अब वह सूचना रेलिवेंट थी, वह सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन जो अधिकारी है उसने सूचना नहीं दी, तो पहले स्तर पर क्या होगा, उस पर जुर्माना लगेगा। जितने दिन उसने डिले किया उतने दिन का जुर्माना उस पर लगेगा, 250 रुपए पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम जाएगा 25,000 तक। उसके बाद क्या होगा, उस पर बैठेगी जांच कमेटी और यह तय करेगी कि वास्तव में इसने सूचना क्यों नहीं दी। अगर यह माना जाएगा या फिर कमेटी की जांच में यह निकल कर आएगा कि इसने सूचना जानबूझकर नहीं दी या किसी विचार से प्रभावित होकर, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, यानी किसी भी तरीके से प्रभावित होकर यह सूचना नहीं दी या फिर लापरवाही के कारण सूचना नहीं दी, तो उस पर क्या होगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही। यानी उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कई सारी चीजें की जा सकती हैं। तो यह पूरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो जैसा हमने केंद्रीय स्तर पर देखा कि उसकी नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हमने जैसे बात की थी मानवाधिकार वाले में, तो वहां पर हमने कहा था कि राज्य स्तर पर जो नियुक्ति का अधिकार है वह तो है राज्यपाल के पास, लेकिन जो हटाने का अधिकार है वह अधिकार है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब हम बात करते हैं सूचना आयोग की, तो यहाँ पर नियुक्ति का भी और हटाने का भी दोनों अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, एक मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त, जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 10 इनकी स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेंगे, कैसे, एक समिति की सिफारिश पर, और राज्यपाल ही इनको हटा सकते हैं। एक अधिनियम का जो पार्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम, और इसकी धारा 62, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह क्या है, देख लेते हैं। सूचना का जो अधिकार है, यानी सूचना के अधिकार, अनुरोध करने वाले आवेदक का सूचना पर अधिकार, अनुरोध करने के लिए कारण, किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण जो आवश्यक है देने की अपेक्षा की जाएगी। अब आपको यह टेक्निकल लैंग्वेज लग रही होगी, इसको हम समझते हैं। यह क्या कह रहा है कि अगर जो सूचना का अधिकार है उसका प्रयोग किया जाता है और उसके तहत कोई सूचना मांगी जाती है, तो जो अनुरोध करता है उसका यह अधिकार है कि उसे सूचना प्राप्त हो, यानी अनुरोध करने वाले आवेदक का सूचना पर अधिकार है, यह तय किया गया है। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है क्या उससे कारण मांगा जा सकता है कि आपको यह सूचना क्यों चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुरोध करने के लिए जो कारण है वह आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, और इसके तहत किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण, यानी जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है अगर उसकी किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है जो आवश्यक है तो वह भी देनी हो, तभी वह व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप यह बताइए कि आप किस राज्यसभा सीट से हैं। अब इस तरह की जानकारी आपसे क्यों पूछी जाएगी, हो सकता है कोई आपने ऐसा प्रश्न पूछा हो जिसके लिए यह आवश्यक हो कि यह जाना जा सके कि वास्तव में आपको इस सूचना की आवश्यकता है भी या नहीं है। तो यह तय करने के लिए आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वह भी पूछी जा सकती है, किसके द्वारा, सूचना आयोग द्वारा। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कई सारे प्रश्न हैं। आपसे यह पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार है, दूसरा पूछा जाएगा कि आवेदक का यह अधिकार है, तीसरा पूछा जाएगा कि क्या कारण बताना जरूरी है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह कि क्या कोई व्यक्तिगत जानकारी देना आवश्यक है जो अपेक्षित है, यानी जिसकी आवश्यकता है और आयोग आपसे मांगे, तो यह भी यहाँ पर शामिल है। तो ये सारे प्रमुख तथ्य हैं
जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह किस तरह से आगे आया या फिर यह किस तरीके से बना था। तो हम बात करते हैं कि एक केस है। केस कौन सा है? पुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम का यह केस है। इस नगर निगम के केस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने निर्णय दिया और निर्णय में यह बताया कि जो सूचना का अधिकार है, वह अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की जानी चाहिए, यानी सूचना मौलिक अधिकार है। तो केस कौन सा है? पुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम का यह केस है। इसी के माध्यम से 1986 में जो आपका आरटीआई कानून है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून है, यह कानून उत्पन्न हुआ, यानी यह कानून शुरू किया गया और इसके तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो आपका आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत सूचना मांगने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यानी जो सेवा प्रदाता है, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार किसका है? उपभोक्ता का। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक शब्द जोड़ा गया, प्रासंगिक प्रश्न। प्रासंगिक प्रश्न का मतलब यह कि जो प्रश्न आवश्यक हैं, जिन प्रश्नों का कोई औचित्य है, वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के तहत 2002 में इस अधिनियम में परिवर्तित हुआ और यह बन गया 2002 का आरटीआई अधिनियम, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब किस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है, यह हम जान लेते हैं। इस अधिनियम में बताया गया है कि यह जानकारी भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित है। पहली चीज, भारतीय नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी सरकारी प्राधिकरण हैं, इनमें अगर कोई विलंबन हो रहा है, जैसे आपने आईटी रिफंड के लिए एप्लीकेशन दी है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उसमें देरी क्यों हो रही है, इससे संबंधित सूचनाएं आप मांग सकते हैं। और यह मांग सकते हैं कि इनका जो करंट स्टेटस है वह क्या है। जैसे आपने लाइसेंस अप्लाई किया, तो उस लाइसेंस एप्लीकेशन का अभी करंट स्टेटस क्या है, वह बताना आवश्यक है। अब इसमें से कई सारी जो जानकारियां हैं, वह कैसे हो गई हैं? ऑटोमेटिक। मतलब विभागों ने अपने अपने पोर्टल बना रखे हैं, जिनमें आप अपनी व्यक्तिगत डिटेल देकर अपने आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो उसकी स्थिति है उसको जान सकते हैं। तो यह भी किसके अंतर्गत आ रही है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप यह भी मांग कर सकते हैं कि जो एलोकेशन हुआ है फंड्स का, वह फंड किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यह सब आप पूछ सकते हैं। इसी अधिनियम के तहत यह अधिकार है कि जो आपके विश्वविद्यालय है, वह आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, उसकी प्रतियां आपको प्रदान करें। यानी जो आंसर की है किसी भी एग्जाम की, यह जारी करना भी किसके अधिकार क्षेत्र में है? सूचना के अधिकार क्षेत्र में। यानी आंसर की आपको मिले, यह आपका मौलिक अधिकार है और किसके तहत आ रहा है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप कई सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि वह जानकारियां कैसी हो? रेलिवेंट हो। अब हम देख लेते हैं कि वह कौन सी स्थितियां हैं जब सूचना देने से मना किया जा सकता है। यानी आयोग यह मना कर दे कि यह सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और यह आपको नहीं दी जा सकती है। तो वह कौन सी स्थितियां हैं? इसमें कुछ विशेष स्थितियां शामिल होंगी, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गोपनीयता का मामला है या राष्ट्रीय हितों का मामला है, तो आपको सूचना देने से रोका जा सकता है। जैसे कोई न्यायिक प्रक्रिया का मामला है जो अभी विचाराधीन है, उससे संबंधित सूचना, किसी व्यक्ति की जो निजी जानकारी है उससे संबंधित सूचना, तो यह सब कुछ आपको देने से रोका जा सकता है। तो इस तरह जो सूचना का अधिकार है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वह किस तरीके से काम करता है, उसका बेस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किन किन शर्तों पर सूचना दी जा सकती है, क्या पूरा स्ट्रक्चर है, वह हमने समझ लिया। आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं टॉपिक से या फिर इन्हीं तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने इन तथ्यों को ठीक से देख लिया है, तो आप बहुत आसानी के साथ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।